नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। आज है फ्राइडे का दिन, यानी कि इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और भारतीय बाजारों में आज हमने देखा है हल्की मुनाफा वसूली का सिलसिला जारी है। 17,500 के नीचे इस समय निफ्टी आपको दिखाई देगा। आज दरअसल जो लो बना था 17,419 का था, तो उससे थोड़ी सी चाल सुधरी है, लेकिन दबाव में है बाजार। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर ज्यादा प्रेशर है, 800 पॉइंट तक की गिरावट दरअसल निफ्टी बैंक में आपको दिखाई देगी। यहाँ पर 39,665 तक का डे लो बना था, 39,853 के ताजा लेवल्स आपके लिए। तो ऊपरी लेवल से भारी भरकम प्रेशर देखने को मिला है, इसमें दो राय नहीं है। मिड कैप इंडेक्स का भी जायजा आपके लिए लेकर आते हैं, तो वहां पर भी आप देखेंगे सिचुएशन ठीक नहीं दिख रही है। गिरावट दरअसल यहाँ ज्यादा आपको नजर आएगी। 350 पॉइंट के नुकसान पर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। आज बड़ी डेवलपमेंट ऑफ कोर्स टाटा ग्रुप से निकल कर आई, तो टाटा स्टील का शेयर तेजी में, लेकिन बाकी जो सब्सिडरी स्टॉक्स हैं टाटा ग्रुप की, बाकी मेटल कंपनियां जिसका विलय टाटा स्टील में होना है, उनमें कुछ मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला है। चाहे वो टीआरएफ हो, चाहे वो टाटा स्टील लॉन्ग हो, टिन प्लेट हो, या फिर आपका टाटा मेटालिक्स का शेयर। तो ये एक बड़ी थीम है जो जिस पर बाजार की नजरें क्लियरली लोग पोजीशन अब टाटा स्टील में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर थोड़ी सी मुनाफा वसूली है। ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी? आज आखिरी दिन इस हफ्ते के, किस तरह के ट्रेड्स पे बैठना है? क्या मंदी के सौदों पर ज्यादा फोकस या फिर डिप पर खरीदारी का दम है? हमारे जानकारों ने कल तक किस तरह के रिटर्न कमाए वो आपके स्क्रीन पर है। तो 11% के रिटर्न्स के साथ रत्नेश गोयल आगे हैं, वहीं पंकज ने करीब 8.9% तक के रिटर्न कमाए हैं और विकास सालुंखे ने 3.5% तक के रिटर्न। ये है कल तक की स्थिति। क्या हमारे पास अगर हैंडी है वो टॉप ट्रेड्स, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जो स्टॉक्स जिनमें सबसे ज्यादा तेजी या फिर मंदी बनती हुई दिखाई दी और कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा, तो मंदी वाले ट्रेड्स में जेएसडब्ल्यू स्टील जो विकास सालुंखे के पोर्टफोलियो में था, इसका कंट्रीब्यूशन सबसे बढ़िया रहा। इसमें इनके सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरी तरफ कैनफिन होम्स, ये भी एक मंदी वाला ही ट्रेड था जो रत्नेश गोयल ने पेश किया और वहां पर भी रिटर्न्स देखिएगा अच्छे खासे बनते हुए दिखाई दिए और लगभग 1.5% के, और कैम्स में तेजी के ट्रेड पर 1% तक की कमाई हुई है। ये पंकज के पोर्टफोलियो का हिस्सा था। आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी पहले फटाफट समझ लेते हैं। पंकज, थोड़ी सी मुनाफा वसूली। कल आप ज्यादा तेजी वाले सौदों पर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब ये क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है और बढ़ने की वजह दो है। एक तो जिस तरह से रुपये में वीकनेस देखने को मिल रही है और उसका पूरा सरोकार रशिया यूक्रेन में बढ़ते टेंशन के बीच है। इनफैक्ट वहां पर स्थिति बहुत बिगड़ती हुई दिखाई दे सकती है, इसका डर है। इसीलिए करेंसी मार्केट में हमने देखा है बहुत अग्रेसिव कमजोरी रुपये में टुवर्ड डॉलर। साथ ही साथ अमेरिका में वो सेल साइड की पोजीशंस अब भी कायम है। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए? जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के अंदर अगर डिसाइसिवली निफ्टी 730 के नीचे अगर ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा तो मेरा ये मानना था कि वो नीचे के साइड में ट्रेड करने के लिए रेडी है। काफी फंडामेंटल रीजंस भी है उसके लिए और टेक्निकली भी काफी वीक हो चुका है मार्केट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बेचने के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर कभी मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत तेजी आती है तो वो पुल बैक की नहीं रहेगी, सेल ऑन राइज वाला मार्केट रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सेल ऑन राइज का ये मार्केट है, डिप्स पर खरीदने वाला ये मार्केट नहीं रहा। विकास, आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। जी हाँ, मैंने कल भी मेंशन किया था कि मार्केट में ऊपर के लेवल में वापस प्रेशर बिल्ड होते देखने मिलेगा और निफ्टी में जो इमीडिएट सपोर्ट था 17,540 का, उसको भी उसने भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है। तो मुझे लगता है ओवरऑल यहाँ पे सेटअप अभी पूरा का पूरा नेगेटिव साइड झुक चुका है। ऊपर में अगर जाते जाते मार्केट वीकली क्लोजिंग 17,540 के ऊपर करता है तो थोड़ा बहुत निफ्टी में साइडवेज मोमेंटम देखने मिलेगा। बट ओवरऑल जिस हिसाब से फर्स्ट 1-1.5 घंटे में हमने नोटिस किया है कि निफ्टी इस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे प्रेशर और भी बिल्ड होते हुए देखने मिल सकते हैं। हमने हमारे क्लाइंट को भी बोला है कि अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो 17,200 की रेंज है वो यहाँ पे ओपन होते हुए देखने मिल सकती है और मे भी ये पूरे एक्सपायरी की तरफ 17,200 और 17,000 की रेंज है वो निफ्टी में ओपन होते हुए देखने मिलेगी। हालांकि बैंक निफ्टी में यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है, जिस हिसाब से कल भी हमने देखा और आज भी अगर सुबह से देखो तो बैंक निफ्टी यहाँ पे वीक होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा फाइनेंशियल और बैंकिंग काउंटर जो है उस पर एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल सकता है।
फाइनेंशियल और बैंकिंग काउंटर्स में प्रेशर। अच्छा, 17,200 जब 17,400 टूट जाए तब आएगा, आपने ये कहा? और नहीं, निफ्टी जब तक 540 के नीचे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है और वहां पे अगर वीकली क्लोजिंग भी 500 के नीचे ही बंद होता है तो मुझे लगता है जो टुवर्ड्स एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, वो 17,200 के आसपास के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओ, तो अगर हम 17,500 को पार ही नहीं करते आज क्लोजिंग पर तो मामला गड़बड़ है। फिर अगले हफ्ते एक्सपायरी भी नीचे की तरफ ही होगी और चांसेस है कि हम 17,200 तक के लेवल्स तक फिसलें। रत्नेश, आपकी स्ट्रैटेजी आज के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाजार अब बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट पे आ चुका है। 17,400 ऐसा लगता है कि काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट है और आज सुबह से अभी तक तो काफी डैमेज हो चुका है बाजार में। पर अगर 17,400 नहीं होल्ड करता है और आज की क्लोजिंग 17,500 या 550 के ऊपर नहीं आती है और 17,400 के नीचे अगर बाजार आता है तो ऐसा लगता है कि 17,200 और 17,100 तक के लेवल हमको बाजार में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली आज की क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और 17,400 के नीचे तो फिर पोजीशन को थोड़ा सा लाइट ही रखना चाहिए क्योंकि 17,200 17,100 तक के दरवाजे खुल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में जैसे कल भी मेंशन करा था, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर में और आज भी वो प्रेशर बैंक निफ्टी में कंटिन्यू दिख रहा है और 39,800 भी एक बार इंटरडे में बैंक निफ्टी पिक्चर ने तोड़ चुका है। तो ऐसा लगता है कि अगर 39,800 के नीचे बंद करती है तो जो बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस अभी तक चल रहा था बाजार में, वो थोड़ा सा रुक सकता है और बैंक निफ्टी में और डैमेज होकर 39,200 39,400 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो निफ्टी बैंक में भी दबाव बढ़ रहा है और निफ्टी में भी दबाव बढ़ रहा है। थोड़ा सा चौकन्ना रहने की सलाह। अब ये डिप पर खरीदने वाला मार्केट नहीं रहा हमारे जानकारों के हिसाब से। 800 पॉइंट के नुकसान पर निफ्टी बैंक याद रखिएगा और लगभग 200 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील में मंदी का ट्रेड, विकास आपने जो लिया था वो कैरी कर रहे हैं पहले? जी हाँ, वो कंटिन्यू रहेगा। उसका टारगेट जो 660 के आसपास का है, आज जैसे ही वापस डे लो पे आएगा तो वहां पे एक प्रेशर बिल्ड होते ही देखने मिलेगा। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड कीजिए, हमने भी होल्ड किया हुआ है। मुझे लगता है आज के सेकेंड हाफ में जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे 660 65 की रेंज देखने मिल सकता है। दूसरा, आज ओवरऑल मुझे लगता है जिस हिसाब से मैंने मेंशन किया कि बैंकिंग स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, उसमें मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक अभी भी एक ओवरबॉट जोन में है। वहां पे मुझे लगता है प्रेशर बिल्ड होते देखने मिल सकता है। तो 891 के नीचे इसको सेल करना है। नीचे में मेरा टारगेट 840 के आसपास का है। मे बी ये अगर मार्केट आज वीक बंद होता है तो इसको नेक्स्ट वीक के लिए भी कैरी करके जा सकते हो। ऊपर में 908 के आसपास का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। 840 का टारगेट यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में आते हुए देखने मिल सकता है। आज के सेशन में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होगा और जिनको लेके जाना है नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी की तरफ भी इसको लेके जा सकते हैं। वहां पे मुझे लगता है 840 850 की टारगेट नीचे की तरफ आते हुए देखने मिल सकती है। 840 850 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक एक शॉर्ट का ट्रेड विकास ने दिया है। 908 का स्टॉप लॉस लगाइएगा ज़रूर अगर आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। और आज देखिए वीकनेस यहीं पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 1.5% के नुकसान पर आईसीआईसीआई बैंक इस समय खड़ा है। पंकज, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? आपने कैम्स ही कैरी किया था और वहां पर मेरे ख्याल में पोजिशन काट ली है या प्रॉफिट बुक कर लिया है? कल कैम्प्स के अंदर मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया है और आज का मेरा जो पहला टॉपिक है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स में मैं काम करना चाहूंगा, बाला माइंस में। मैं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव हूँ इसके ऊपर। 3610 की रेंज में अभी ये इसका भाव चल रहा है। 3610 में इसको बाय करना है। 3560 रुपए का इसका स्टॉप लॉस और 3840 रुपए का इसका टारगेट है। ये टारगेट आप अगले हफ्ते के लिए भी कैरी कर सकते हैं। ये गेम शो की वजह से मैंने ये थोड़ा अभी जल्दी वाला टारगेट नहीं दिया है। ओके, तो ये अगले हफ्ते के लिए भी कैरी किया जा सकता है। बालाजी अमाइन 3840 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस आप 3560 पर लगाएंगे। तेजी वाला ट्रेड और आपने चार्ट देखा अभी एक बार फिर लेकर आइएगा। नेगेटिव में था, नेगेटिव से करीब 0.5% अब ऊपर आता हुआ हल्की पॉजिटिव टेरिटरी में है। और इस चार्ट के मद्देनजर यहाँ पर पंकज कह रहे हैं तेजी होनी चाहिए। रत्नेश का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और रत्नेश के भी ट्रेड्स जो दरअसल इन्होंने लिए थे उनमें से प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। एचयूएल और कैनफिन में, एचयूएल में तेजी का कॉल था और कैनफिन में शॉर्ट कॉल था। रत्नेश, नया क्या जोड़ेंगे? आज के लिए मैं नया ट्रेड एक रेमको सीमेंट में सेल साइड में जोड़ना चाहूंगा। अभी उसका फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है और डेली चार्ट में हम देखेंगे तो कंटिन्यूस
गिरता हुआ आ रहा था, 200 मूविंग एवरेज के नीचे और इवन की शॉर्ट टर्म सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है इसने। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेमको सीमेंट में 748 रुपए के स्टॉप लॉस से 700 रुपए के टारगेट के लिए एक सेल साइड एक ट्रेड ऐड करना चाहिए। साइड का ट्रेड यहाँ पर रैमको सीमेंट में आप कह रहे हैं लेकर चलें, 700 का टारगेट, 748 स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, HUL पर जो आपका बाय कॉल था, अगर हमारे दर्शक होल्ड करें उस ट्रेड को, क्या उन्हें भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्या वहां पर भी बिकवाली इंटेंसिफाई होगी? क्योंकि कल परसों में काफी अच्छी तेजी दिखाई है इसने। ही नीलिवा का चार्ट देखिए तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसमें हमको देखने को मिल रहा है। अगर किसी ने होल्ड कर रखा है तो आज जरूर बाजार के कारण थोड़ा सा प्रेशर में है, क्योंकि 2 दिन से तेजी देखने को मिली हमको इसके अंदर बहुत अच्छी। पर आज अगर ये 2710 के ऊपर बंद करेगा तो नई तेजी के लिए दरवाजे इसको खुलेंगे जो 2830 2850 तक के लिए जा सकते हो। बाजार जिस तरह से अगर कमजोर साइड में रहेगा तो ऐसा लगता है कि डिफेंस सेक्टर जैसे फार्मा है, FMCG ये लीड कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या इंटरडे ट्रेडर वो भले प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पर अगर होल्ड करना चाहते हैं तो वो होल्ड कर सकते हैं कि इसमें एक अच्छा बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। ओके, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अभी भी होल्ड कर सकते हैं HUL वाले ट्रेड को, आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। विकास, JSW स्टील शॉर्ट, ICICI बैंक शॉर्ट, अगला ट्रेड है हाथ में? मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा चंबल फर्टिलाइजर। ये भी सेल साइड रहेगा। 339 के नीचे का एक ब्रेकडाउन था, उसके नीचे काउंटर वापस आ चुका है, तो 348 के स्टॉप लॉस से इसको सेल करके 320 के टारगेट के लिए इसको भी एक से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जा सकते हैं, मे बी नेक्स्ट वीक के लिए भी कैरी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इस काउंटर की बात करें तो लास्ट कुछ दिनों में एक अपर एंड में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है उसका एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने मिल रहा है 339 के नीचे का, तो उसके नीचे भी ये ट्रेड कर रहा है, तो 320 के टारगेट के लिए इसको सेल कॉल लेके जा सकते हैं। 348 का स्टॉप लॉस, 320 के लिए शॉर्ट करें, 348 स्टॉप लॉस रहेगा। ये है चंबल फर्टिलाइजर जिसमें एक मंदी का ट्रेड अब आप लेने की पोजीशन में है, 2.5% नीचे वो स्टॉक आज। रत्नेश, रैमको सीमेंट के साथ क्या जोड़ रहे हैं? तो मैं एक ही ट्रेड के साथ जाना चाहूंगा थोड़ा सा बाजार, क्योंकि काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो देखता हूँ कि ये इंटेंसिफाई रहती है सेलिंग 12 बजे 12:30 बजे के आसपास, तब फिर एक दूसरा ट्रेड में जोड़ना चाहूंगा। आपका क्या प्लान है पंकज? मैम सेम स्ट्रेटेजी रहेगी। मैं मार्केट में थोड़ा सा पुलबैक के लिए मैं वेट करूंगा और सेल साइड का कॉल मेरी तरफ से आने की ज्यादा उम्मीद रहेगी, तो मैं सेल साइड के लिए प्रेफर करूंगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच। फेयर इनफ। तो ये फिलहाल आपके लिए एक पॉज मोड है। रत्नेश और पंकज एक ट्रेड आगे देंगे, उसका इंतजार रहेगा जरूर। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स जायजा लेंगे कि जो ट्रेड्स जुड़े हैं आज उसका कितना फायदा हमारे जानकार उठा पा रहे हैं अपने ओवरऑल रिटर्न्स को प्रेप करने के लिए। ब्रेक के बाद आज टाटा स्टील पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप की सभी मेटल कंपनियों का दरअसल टाटा स्टील में अब विलय होने वाला है। टाटा स्टील के बोर्ड ने दरअसल इस विलय को अप्रूवल दे दिया। 7 कंपनियों का विलय अब टाटा स्टील में होता हुआ दिखाई देगा। इसी पर हमने टाटा स्टील के ED और CFO कौशिक चैटर्जी से बात की और उन्होंने कहा ये दरअसल EPS एक्रीटिव या EPS पॉजिटिव है। सारे जो बिजनेसेस है वो हमारी कोर बिजनेसेस से जुड़ा हुआ है, जैसे टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स है, टेम्पलेट कंपनी है या टाटा मेटालिक्स है, ये सारी हमारी कोर बिजनेसेस के पार्ट है, हिस्सा है। काफी पुरानी कंपनी है, टेम्पलेट 100 साल की पुरानी कंपनी है। तो ये जो सारी कंपनीज है ये टाटा स्टील के साथ मर्ज होने के लिए ये सारी EPS एक्रेटिव हो गए और ये सारे बिजनेसेस को बड़ा करने के लिए ये कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी कंसोलिडेटेड होता है टाटा स्टील के साथ, तो डेट नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्ट सिचुएशन विल इम्प्रूव क्योंकि जितनी भी कॉस्ट है, जो डुप्लीकेशन है और जो कॉस्ट सिचुएशन ऑन प्रोक्योरमेंट, ऑन ऑपरेशनल सिनर्जीज, ये सब कम होंगे। तो द कंसोलिडेटेड एंटिटी शुड, दैट्स व्हाई आई सेड कि वो EPS एक्रेटिव होगा, क्योंकि ये दोनों अगर आप जुड़ दें तो इसके लिए मार्जिन इम्प्रूवमेंट होगा एट टाटा स्टील लेवल गोइंग फॉरवर्ड। और इसके अलावा और भी अदर सिनर्जीज है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स कॉस्ट,
तो ये सब में देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेट ये इट शुड बी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव ऑन एन एनपीवी बेसिस। जैसे जैसे एनसीएलटी अप्रूव करते हैं, कोर्ट कन्वीन मीटिंग होते हैं, तो हम लोग जाएंगे तो जैसे हमने पास्ट में देखे हैं भूषण की तरफ बेस्ट एफर्ट बेसिस में ये 12-15 महीना लेते हैं। 12 से 15 महीने लगेंगे इस पूरे अमेलगमेशन प्रोसेस को पूरा होने के लिए, लेकिन कई सारी कॉस्ट सिनर्जीज और कम से कम 1500 करोड़ का खर्च दरअसल बचता हुआ दिखाई देगा टाटा स्टील के लिए। चलिए, तो ये है फिलहाल टाटा स्टील की तरफ से एक बड़ा अपडेट और मैनेजमेंट की भी बात आपने सुनी। अब लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर, जहां पर हमारे जानकारों ने मंदी के सौदों पर ही फोकस किया है। सभी जो ट्रेड्स आए आज वो मंदी की तरफ ही हैं। देखते हैं क्या क्या जुड़ा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के मंदी के ट्रेड को कैरी कर रहे थे विकास सालुंखे, होल्ड किया इन्होंने। 660 का टारगेट है। आईसीआईसीआई बैंक में नया शॉर्ट खोला, 840 का टारगेट, 908 स्टॉप लॉस। और चंबल फर्टिलाइजर 320 के लिए शॉर्ट कर रहे हैं, 348 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। 1% की कमाई हो रही है जेएसडब्ल्यू के शॉर्ट में, 0.34% की कमाई आईसीआईसीआई बैंक के शॉर्ट में, और चंबल फर्टिलाइजर भी करीब 0.30% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है इस मंदी के ट्रेड में। रैमको सिस्टम्स, ये है रत्नेश गोयल का ट्रेड आज के लिए। एक और जोड़ेंगे आगे। 700 का टारगेट है, मंदी का ट्रेड, 748 स्टॉप लॉस, लेकिन इस घंटे ज़्यादा टूटा नहीं है तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है रैमको सीमेंट। वहीं बालाजी अमाइंस में तेजी का ट्रेड पंकज ने दिया, 3840 के टारगेट पर फोकस, 3560 का स्टॉप लॉस है। एक जगह इन्होंने खाली रखी है, आगे ट्रेड जोड़ेंगे। 0.21% थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है क्योंकि ये स्टॉक इनके ऐड करने के बाद चला नहीं है। रिटर्न्स की स्थिति क्या है, कितनी मदद मिली है विकास सालुंखे को जेएसडब्ल्यू स्टील के मंदी वाले ट्रेड से? तो अब 6% के रिटर्न्स पर है ये तीसरे स्थान पर। 8.72% के रिटर्न्स है पंकज के, और 10.88% के रिटर्न्स पर बैठे हैं रत्नेश गोयल। ये है अब तक की स्थिति। याद रखिएगा, आज 1 बजे अपडेट लेकर आएंगे नए ट्रेड्स की तरफ, और ऑफ कोर्स अगर कुछ प्रॉफिट बनता है तो वो भी। और आज 3:30 बजे खुलासा होगा इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 का। आप तीनों का धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फाइनल रिजल्ट्स के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, और साथ ही साथ करेंसी बाजार की हरकत पर भी। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।